पैरेंथेसिस में लिखा है। इनके बाद का सब्जेक्ट देखेंगे, इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर यूज सिंगुलर वर्ब, इफ इट इज प्लूरल यूज द प्लूरल वर्ब। एक और चीज में जी डॉक्टर आरिफा पूछिए। दी अमेरिका क्यों लिखते हैं? नहीं, द यूएसए, द यूएस और द यूएसए। यूएस मीन्स उसकी स्टेट्स हैं, मैंने बता दी है आरिफा। तो इन वर्ड्स को देख लें अब, और, नॉर, बट। नीचे एग्जाम्पल्स हैं। अब मैं एग्जाम्पल्स के बाद ये सब बातें हो चुकी। अब ये क्वेश्चन 8 जो कल लास्ट क्वेश्चन था, मैंने इसके ऊपर कुछ एक्सप्लेनेशन दी थी, उसे मैंने यहाँ से इरेज कर दिया है। अब आप जल्दी से बताइए लॉजिक क्या है इसमें, राइट आंसर क्या है और क्यों। टाइम एंड टाइड ये अलग अलग चीजें हैं। जिन वर्ड्स क्लास में ओलॉजी आता है वो उनकी स्टडी है। फॉर्चून टेलिंग इज अ डिफरेंट थिंग। हैव, उसकी रीजन क्या है? आपने चेयरमैन के साथ क्यों अपना वर्ब यूज नहीं किया? देखिए ना, मतलब तो यही है ना कि हमारे पास दो सब्जेक्ट वर्ड्स हैं, एक है मेंबर्स, एक है द चेयरमैन। आपके एक्सप्रेशंस एंड गिवन नहीं है, और गिवन नहीं है, नॉर गिवन नहीं है, बट ऑल्सो भी गिवन नहीं है। तो ये आसान सा ट्रिक था कि अगर टू सब्जेक्ट वर्ड्स में ये एक्सप्रेशंस मिसिंग हैं, गिवन ही नहीं हैं, तो फिर कोई भी एक्सप्रेशन हो यहाँ पर आप हमेशा इनसे पहले वाला सब्जेक्ट वर्ड यूज करेंगे। मेंबर प्लूरल है तो उसके साथ फिर हम यहाँ पर हैज नहीं लिखेंगे, हैव लिखेंगे। ठीक है, अब ये बात आप याद रख लीजिए, आसान हो गई। पुलिस प्लूरल ही होता है, मेरा इम्तिहान मत लो। पुलिस या द पुलिस, पंजाब पुलिस, ये प्लूरल ही होता है। स्लाइड पर ये मैंने बताया था, नॉर के बाद आप एक वर्ड भी एज अ सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, टू भी कर सकते हैं। लाइक मैंने नॉर नॉर के बाद पीसीबी यूज किया एक जगह पे, फिर यहाँ नॉर के बाद प्लेयर्स यूज किया, लेकिन थर्ड सेंटेंस में नॉर के बाद द प्लेयर्स और फिर नॉर लगा के द कोच। तो आप एक से ज्यादा वर्ड्स लिख सकते हैं, ठीक है, नॉर के बाद, लेकिन फॉलो वो लास्ट वर्ड ही करेंगे। अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, जैसे हमने यहाँ वांट्स कर दिया, प्लूरल है तो प्लूरल। ठीक है जी, अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। सब्जेक्ट टू भी क्लियर हो गया, सब्जेक्ट जो एंड के साथ ज्वाइन किए जाते हैं वो भी क्लियर हो गए। अब सवाल ये है कि सब्जेक्ट वन एंड वर्ब, इसमें कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिसके साथ हम हमेशा सब्जेक्ट वन को ही एज ए सेंटेंस का सब्जेक्ट लेंगे। आरिफा, यूट्यूब है, गूगल है, या जितने भी ये फॉर्म्स हैं, क्या ये बेंचमार्क हैं, स्टैंडर्ड हैं? बोलने में तो लोग बहुत कुछ गलत बोल जाते हैं। पीसीबी, अगर ये भी मैं कलेक्टिव नाउन में बताता हूँ, कलेक्टिव नाउन बढ़ाऊंगा ना अभी तो उसमें बता दूंगा। शाबाश, जल्दी से। सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट टू से किन वर्ड्स के साथ जुड़ेगा, तो हम सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग अपना वर्ब लेंगे। फिर आपको एक मजे का आंसर दूंगा इसका, एज वेल एज कंसिस्टिंग ऑफ, कंटेनिंग, एज वेल एज। ठीक है, अब मुझे क्या पता वो सर कौन से थे, उन्होंने क्या बात कही, जो उन्होंने कही थी कि आपने वही सुनी, या उससे कुछ कम सुना या ज़्यादा सुना, या आपने उसका सबटाइटल पढ़ा। बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं, बट नहीं होता। एज वेल एज विद, अलॉन्ग विद, टू। आप तो एक
लंबी लिस्ट बता दोगे। मैं अगर आपको लिस्ट बताने पर आऊँ तो मैं एक बहुत बड़ी लिस्ट आपसे शेयर कर लूँगा। तो मैं आपको एक इसका शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। उसका सबसे आसान तरीका यही है कि आपने जो 3 वर्ड्स अभी पढ़े हैं, ठीक है, नंबर 1 एंड, एक वर्ड इससे पहले एक इसके बाद में, ये रूल तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब मुझे ये दोबारा रिपीट नहीं करना और आपको भी ये सवाल इस पर अब नहीं पूछना चाहिए। सेकंड, जी लंबी लिस्ट है, नहीं वो नहीं बताऊंगा ताहिर, लंबी लिस्ट नहीं बताऊंगा, तो मैं ट्रिक बताऊंगा जिससे तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। फिर ये सेकंड जो केस है S2 के लिए, और, नॉर, बट, ऑल्सो, इसके बाद लगाया सब्जेक्ट टू, तो उसके साथ क्वालिफाई कर लिया। अब सबसे आसान तरीका ये है, आप एक लंबी लिस्ट को याद मत करो, ठीक है। अगर आप ये सब करते रहोगे तो फिर रट्टा ज़्यादा लगेगा, कॉन्सेप्ट कम क्लियर होगा, ठीक है। तो आपने ये देखना है कि अगर किसी सब्जेक्ट 1 के साथ सब्जेक्ट 2 गिवन है तो बस इन्हीं एक्सप्रेशन को देख लो। अगर इन तीनों में से कोई एक्सप्रेशन नहीं है, एंड नहीं है, तो चुपचाप सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंगली अपना वर्ब यूज कर लो, लिस्ट से आपकी जान छूट जाएगी। बात क्लियर हुई? बात समझ में आई? ये पॉइंट क्लिक किया? आप आसान तरीका देखो ना, एंड आपको क्लियर है कि इसके साथ 2 वर्ड्स होंगे और उसको सॉर्ट आउट आप कर लोगे, और, नॉर, बट, ऑल्सो, ये भी आपको क्लियर है। तो अब इन 4 एक्सप्रेशन के अलावा कुछ भी वर्ड आ जाए तो आपने हमेशा सब्जेक्ट 1 को फॉलो करना है। क्या ज़रूरत है इतनी लंबी लिस्ट याद करने की? बस एक मुझे आपसे फेवर चाहिए होगी, इन वर्ड्स के अलावा मैंने कहा यहाँ पे कोई भी एक्सप्रेशन आ जाए तो आपने इसके अकॉर्डिंग ही वर्ब यूज़ करना है। एक वर्ड की परमिशन लूंगा आपसे और वो है ऑफ, इसको स्पेयर कर दो। बस इस वर्ड को स्पेयर कर दो, इससे कुछ रेलिवेंट 1-2 बातें जो बतानी है आपको। बाकी इस ऑफ के अलावा कोई भी वर्ड यहां लगा हो जो ऊपर गिवन एंड, और, नॉर, बट, ऑल्सो में से ना हो तो आप आसानी से उसको कर लोगे, ठीक है जी। चले, लेकिन मैं आपके लिए, मैं लिखूंगा नहीं, मैं सिर्फ बोल दूंगा वो लिस्ट कौन सी है, चंद एक वर्ड्स बोल दूंगा ताकि वो आप मैच कर लें। चलें, अगर आपके ज़हन में है। देखो, सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज एक्सप्रेशन इसमें हम यूज़ करते हैं विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, और एज वेल एज यूज़ करते हैं। और जितने भी ईडी वर्ड्स हैं मोस्ट कॉमनली यूज है, जैसे accompanied by, governed by, controlled by, including, excluding, ये सारे वर्ड्स बहुत लंबी लिस्ट बन जाती है ना, besides, but, और इस तरह के वर्ड्स। तो ये सब याद रखना कमाल नहीं है, आपको आसान तरीका बता दिया। रिमेंबर दीज 4 एक्सप्रेशंस, एंड, और, नॉर, बट, ऑल्सो। उसके अलावा बस एक ऑफ को स्पेयर करेंगे भी, क्योंकि इसके बारे में जो बातें बतानी है वो बता दूंगा। फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि किन केसेस में ऑफ के साथ हमें थोड़ा सा डिफरेंट बिहेव करना है। बाकी सब्जेक्ट 1 जिंदाबाद उसके साथ ही रखेंगे, ठीक है। अब चलते हैं, ये ऑफ वाली बात क्या है, इसकी एग्जांपल अभी हम ना कर लेंगे। जो सेंटेंसेस अभी हम प्रैक्टिस करेंगे ना, उसमें ये सब्जेक्ट 1 को एड्रेस कर लेंगे, ठीक है। अभी मैं वर्बली बोल देता हूँ, लाइक जो आप नॉवल पढ़ते हैं, मिस्टर चिप्स अलोंग विद हिज स्टूडेंट्स आर कमिंग, इज कमिंग। तो क्लियर है, इन 4 एक्सप्रेशन में तो ऐसा वर्ड नहीं है, तो विद, अलोंग विद, तो मिस्टर चिप्स ही हमारा सब्जेक्ट होगा। अब चलते हैं ऑफ की तरफ। आपने ये एक्सप्रेशन जब भी देखना आएगा सामने, वन ऑफ, एक चीज, इसके बाद हमेशा क्या यूज करते हैं, प्लूरल नाउन। उसकी रीजन ये है कि वन ऑफ आउट ऑफ मैनी होगा, ठीक है। वन ऑफ प्लूरल नाउन होगा तो उसमें से किसी एक को सिलेक्ट करेंगे, ये बन जाएगा वन ऑफ। ये बात अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करती है कि वन ऑफ सिंगुलर कब होता है, वन ऑफ में आगे उस प्लूरल वर्ब कब आता है, ये दी ओनली वन का कॉन्सेप्ट क्या है। तो इसका बड़ा आसान सा एक तरीका हम निकाल लेते हैं। आपने एक ड्रामा इसके बारे में सुना होगा, ठीक है, मनी हाइस्ट। इस ड्रामा की एग्जांपल से बात बहुत अच्छी समझ में आ जाएगी। देखा है तो ठीक है, नहीं देखा तो बहुत आसान है, समझा दूंगा। मनी हाइस्ट एक ड्रामा है स्पेनिश, इसके अंदर
कुछ लोग हैं, ठीक है। मैं एक दो कैरेक्टर्स लिखूंगा ताकि बात समझानी आसान हो। इसमें सबसे पहले हमारे पास एक कैरेक्टर है जिसको कहते हैं प्रोफेसर, ठीक है। इस प्रोफेसर ने द रॉयल मिंट ऑफ स्पेन को लूटने के लिए, नहीं सुना मैं बता रहा हूँ, इस प्रोफेसर ने द रॉयल मिंट ऑफ स्पेन, जहाँ पर पैसे बनते हैं, ठीक है, कॉइन्स वगैरह बनते हैं, द रॉयल मिंट ऑफ स्पेन, यहाँ पे रॉबरी का प्लान बनाया। प्लान जब इसने बना लिया तो इसने कुछ लोगों को हायर किया। यस, उसमें से एक दो के नाम लिख देता हूँ। एक कैरेक्टर था टोक्यो, एक कैरेक्टर था रियो, एक कैरेक्टर था डेनवर, एक था ओस्लो, और इसी तरह के बर्लिन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था इसमें, एटसेट्रा। इस तरह के कुछ 6-8 लोग थे जिसको, पाकिस्तानी ड्रामा नहीं है, द रॉयल मिंट ऑफ स्पेन, तो नाम पढ़ लो। एनीवे, कम टू द पॉइंट। टोक्यो, रियो, डेनवर, ओस्लो, बर्लिन और हेल्सिंकी, जो भी थे, ठीक है। हमें तो अब काम की बात देखनी है। जो रॉबरी प्लान की थी वो किसने की थी? क्या इन सब ने की थी, टोक्यो, रियो, डेनवर, ओस्लो वगैरह ने, या जस्ट प्रोफेसर ने की थी, जो मैंने भी आपको बताया? हाँ, फनी नेम इसलिए क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी को छुपाते हैं। उनकी आइडेंटिटी किसी को ना मालूम हो तो उन्होंने सिटीज़ के नाम पर अपने नाम रख लिए। यस, प्रोफेसर था। हाँ, तो वही तो बता रहा हूँ कि उसने उन लोगों की आइडेंटिटी को हाइड किया था ताकि आपको एक दूसरे के असली नाम मालूम ना हो। तो टोक्यो, रियो, डेनवर, ओस्लो, बर्लिन, ये उसने नाम दे दिए थे। एनीवे, तो अब ये देखेंगे कि प्लान किया प्रोफेसर ने। चोरी करने के लिए कितने लोग गए? ये फॉर एग्जांपल ये 5 थे। अभी आप मान लें ये 5 चोरी करने के लिए, रॉबरी करने के लिए अंदर चले गए। अब ड्रामे के अंदर क्या हुआ, एक ट्विस्ट आया। इस कैरेक्टर बर्लिन ने टोक्यो को ही थ्रू हर आउट, उसे बाहर फेंक दिया, उसे बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब रह गए अंदर कितने? फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग में 4 रॉबर्स आर देयर। वैसे 5 थे, एक कहाँ आ गया? आउट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। अब जब मैं वन ऑफ के साथ एक्सप्रेशन यूज करूंगा तो मैं एक्सप्रेशन लिखूंगा, पुलिस ने एक रॉबर को अरेस्ट कर लिया, ठीक है। तो हम कहेंगे वन ऑफ द रॉबर, नहीं लिखेंगे क्योंकि एक से ज्यादा हैं और ये सारे हैं। वन ऑफ द रॉबर्स इज आर इन आवर कस्टडी। तो जल्दी से बताओ अब वन ऑफ के साथ कौन सा आपका वर्ब क्वालिफाई करेगा? वन ऑफ द रॉबर्स इज इन आवर कस्टडी। सो सिंपल हो गया कि वन ऑफ के साथ जब हम एक्सप्रेशन लिखेंगे तो वर्ब आएगा सिंगुलर, ठीक है। अब हम इसका दूसरा शेड देखते हैं। किसी ने पूछा हु इज दिस टोक्यो, कौन है ये लड़की? तो जवाब देने वाला बताएगा कि ये जो 4 रॉबर्स हैं ये उनमें से एक हैं। कौन से 4 रॉबर्स? जो बिल्डिंग में हैं। अब मैं लिखता हूं शी इज वन ऑफ द रॉबर्स। देखिए जी, रॉबर्स तो बहुत से होंगे, बहुत सी जगहों पर होंगे, कोई एक प्लेस तो स्पेसिफिक नहीं है ना उसके लिए। शी इज वन ऑफ द रॉबर्स। जब हम मेंशन करेंगे कौन से वाले, तो फिर आपको उन रॉबर्स का रेफरेंस देना है, इस वन का नहीं देना, ठीक है। तो आप कहेंगे कि ये हु जो है इन रॉबर्स के लिए यूज किया गया है। शी इज वन ऑफ द रॉबर्स हु आर स्टिल इन द बिल्डिंग, हु आर स्टिल इन द बिल्डिंग। यहां पे पॉइंट समझो, शी इज वन ऑफ द रॉबर्स, इसको तो हमने पकड़ लिया, शी इज इन आवर कस्टडी, बट शी इज वन ऑफ द रॉबर्स, कौन से वाले? हु आर स्टिल इन द बिल्डिंग। ये 4 रॉबर्स जो अभी तक बिल्डिंग में हैं, ये उनमें से एक है। तब हम वन ऑफ वाले एक्सप्रेशन में, ये एक्सप्रेशन तो वन ऑफ वाला ही है, यहां पे प्लूरल कब यूज करेंगे? जब यहां पर कोई रिलेटिव प्रोनाउन आ जाएगा। ये रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए आया? ये रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले नाउन के लिए आया जो कि प्लूरल है। ये प्लूरल है तो इसका वर्ब भी क्या हो जाएगा?
ये भी प्लूरल होगा। यहां तक कोई बात क्लियर नहीं हुई तो बताओ। ना तो ये स्टोरी भूलेगी और ना ही ये जुमले भूलेंगे। आपने इनको सिर्फ याद करना है, वन ऑफ द रॉबर्स इज इन आवर कस्टडी। फिर ये कौन से रॉबर्स में से हैं? शहर में तो 3-4 जगहों पर रॉबरी हो सकती है, ये उनमें से है हु आर स्टिल इन द बिल्डिंग। ठीक है, इसके बाद इसी वेटेज के ऊपर जितने भी सेंटेंसेस आएंगे वो आपके लिए बहुत आसान होंगे। अब रह गया प्रोफेसर, जो सबसे एंड में पकड़ा गया था। ठीक है, उसके लिए क्या करें? उसके लिए हम करते हैं, अब प्रोफेसर की बात करते हैं। उसको पकड़ लिया और उसका इंट्रोडक्शन क्या दिया गया? ही इज द only one of the robbers who have planned the robbery. अब बताओ आंसर। He is the only one of the robbers who has planned the robbery, who have planned the robbery. अब पूरे कॉन्सेप्ट को देखो कि सेंटेंस क्या कहता है। रॉबरी प्लान किसने की थी? लोग तो वो 6-8 थे, ज्यादा थे, तो इसमें राइट आंसर होगा। अब आप रॉबर्स को नहीं देखेंगे क्योंकि फोकस इस पर आ गया। ही इज द ओनली वन ऑफ द रॉबर्स। रॉबर्स तो बहुत थे लेकिन प्लानिंग करने वाला एक ही आदमी था। अब आप हु के साथ हैज यूज करेंगे तो रॉन्ग ऑप्शन क्या हो जाएगा? हैव रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग होगा? क्योंकि अब हम इन रॉबर्स की तो बात ही नहीं कर रहे, हम तो एक ब्लेम गेम खेल रहे हैं कि जी ये सारा कुछ प्लान किसने किया था। ये प्लानिंग तो एक ही बंदे ने की थी और उसके फोकस के लिए दी ओनली का वर्ड यूज किया गया है। ये आपका वन ऑफ का रूल जो है वो मैंने क्लियर करवा दिया। मैंने आपसे क्यों कहा था कि मुझे एक वर्ड उस लिस्ट में से जो मैंने भी मेंशन की ऑफ स्पेयर कर दें, क्योंकि ऑफ से पहले भी एक आपका सब्जेक्ट 1 है, ऑफ के बाद सब्जेक्ट 2 है। अब ऑफ आपको मालूम है, अगेन ये एंड नहीं है, ये नॉर नहीं है, ये और नहीं है, बट ऑल्सो नहीं है, और इन्हीं में मैंने कहा था कि इनके बाद वाले वर्ड्स को सब्जेक्ट लेना है। तो वन ऑफ द रॉबर्स में केस बदल जाता है। समटाइम्स हम सब्जेक्ट 1 ले लेते हैं, समटाइम्स सेकेंड एग्जाम्पल देखें हमें रॉबर्स को लेना पड़ा, और थर्ड केस में अगेन द ओनली वन हम सब्जेक्ट 1 पर आ गए। तो ये कुछ वेरिएशन थी इसके अंदर। हु एंड देन आर इज यूज इन टू सेंटेंस। मैं समझा नहीं, हु एंड देन कब यूज किया मैंने? ठीक है जी, लास्ट वन मैंने ये समझाना है आपको। देखें, कलर चेंज करते हैं। वन ऑफ द रॉबर्स इज, आप एक ही की बात करें, एज आई सेड कि ये 5 थे, 4 बिल्डिंग में रह गए, एक को उठा के बाहर फेंक दिया। ठीक है, बाहर निकाल दिया। वन ऑफ द रॉबर्स इज इन आवर कस्टडी। अभी जो बाहर आया है जिसका नाम था टोक्यो, ये तो पकड़ी गई, 4 अभी अंदर है। ठीक है, तो शी इज वन ऑफ द रॉबर्स। कौन से रॉबर्स? कहाँ के रॉबर्स? हु आर स्टिल इन द बिल्डिंग। जिस बिल्डिंग से ये बाहर आई है उसी बिल्डिंग में मौजूद हैं। तो अब आप रॉबर्स सेकंड सब्जेक्ट S2 को अपना सब्जेक्ट लेंगे और उसका वर्ब लेंगे। लेकिन आप चाहते हैं कि 1 पर ही फोकस रहे, ये प्लूरल भी मेंशन हो, हु भी आए, तो फिर दी ओनली वन का एक्सप्रेशन यूज करते हैं। द प्रोफेसर इज द ओनली वन। ठीक है, यही मैंने यूज किया था द प्रोफेसर के लिए। द प्रोफेसर, ही इज द ओनली वन ऑफ द रॉबर्स हु हैज प्लान्ड द रॉबरी। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अवैस खान, लेक्चर पर फोकस करें प्लीज। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब अगला पॉइंट, अगेन ऑफ को ही लेना है, इससे रेलिवेंट एक और बात करनी है। फ्रैक्शनल एक्सप्रेशंस। ये फ्रैक्शनल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? जल्दी से बताइए, आपने पढ़े होंगे। फ्रैक्शनल्स क्या होते हैं? फ्रैक्शनल एक्सप्रेशंस। मासूमा, आई एम नॉट गेटिंग यू। हाँ ठीक है, ये 2/3 डेसिमल, ये कुछ एक्सप्रेशंस ऐसे हैं जो हम लिखते हैं ऑफ के साथ। ठीक है, लाइक अगर मैं यहाँ पर परसेंटेज मेंशन करूं, पोर्शन
फ्रैक्शन, ये भी तो सब्जेक्ट है ना हमारे। इनके बाद हम वर्ड यूज करते हैं ऑफ, परसेंटेज, पोर्शन, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होती है? जिसको आप 1/3 कहते हो, लेकिन लिखने में ये 1/3 लिखा जाता है। अब ये बताओ जरा जल्दी से, ये 1/3 होगा या 1/3 होगा? 1/3, 1/3 आसान तरीका है। इस 1 की जगह पर कोई भी और नंबर लिख दो, तो ये आगे जो भी आपने 3rd, 4th लिखा होगा उसमें एस लग जाएगा। 1 की जगह पर अगर आपने 2 लिख दिया, 2 से ऑनवर्ड जितने भी चलेंगे उसमें यहाँ पर आप जो भी वर्ड लिखेंगे उसमें एस आ जाएगा इसकी वजह से, ठीक है। जबकि 1 की वजह से नो एस। ओके फाइन। अब ये 3 एक्सप्रेशन भी कहाँ से? देखिए, ऑफ से पहले आ गए। एक तो केस आपको 1 का बता दिया, एक आपको बता दिया अब इसका। परसेंटेज, पोर्शन, फ्रैक्शन, इनमें सिर्फ आपने ये करना है, इस ऑफ के बाद जो भी नाउन लिखा होगा, ठीक है, इफ दिस नाउन इज सिंगुलर, तो आपको मालूम है कि क्या करना है, वर्ब उसका सिंगुलर होगा, उसके साथ अग्रीमेंट में होगा। एंड इफ दिस नाउन इज प्लूरल, तो आप अगेन वर्ब यूज करेंगे उसी प्लूरल वर्ड के अकॉर्डिंगली। बात क्लियर हुई? ये पॉइंट किसी को समझ में नहीं आया तो बताओ। आज इस टॉपिक को हमने इंशाल्लाह ख़त्म करना है, तो थोड़ा जल्दी रिस्पॉन्ड करेंगे। अब एक क्वेश्चन है, 3/4 of the mailing list have been changed। अब इसमें जल्दी से बताएं कि आंसर क्या होगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ 3/4, जैसे मैंने बताया यहाँ पे 1 के अलावा कुछ भी आप लगा दें तो ये एस हमेशा लगेगा। 3/4 of the mailing list have been checked। जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ, या ये ठीक लिखा हुआ है, ये भी हो सकता है कि ठीक लिखा हो। हैज क्यों आया? किसकी वजह से आया? 3/4 की वजह से। यही तो बात की है कि इसके बाद का नाम देखना है। द मेलिंग लिस्ट, ये सिंगुलर है, तो इसकी वजह से आप यहाँ पर अब 3/4 इसको नहीं देखेंगे, आप देखेंगे द मेलिंग लिस्ट सिंगुलर एक्सप्रेशन है, और सिंगुलर के बाद हम यहाँ पर हैज यूज करेंगे। क्वाइट सिंपल। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। half of the walls is to be papered। जल्दी से, half of the walls is to be papered। अब आर क्यों आएगा? आर इसलिए आएगा कि अब हाफ को नहीं देखेंगे, हम देखेंगे द वॉल्स। तो चूंकि ये पोर्शन के बाद है, दैट्स वाई हम इसे रॉन्ग करेंगे। यहाँ पर आएगा द वॉल्स आर टू बी पेपर्ड। इसको नहीं देखेंगे, इसको हम इग्नोर कर देंगे। तो ये वाला पॉइंट भी मैंने आपको क्लियर करवा दिया है। ठीक है जी, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। कुछ क्वेश्चंस कर लें जरा, कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। अच्छा जी, जरा क्वेश्चन बनाएं। देखिए, 1 means of breaking the impasse are to offer more money। One means of breaking the impasse are to offer more money।
इज, ये वर्ड जो मीन्स है दिखने में तो ये प्लूरल है। अच्छा चलो इसको छोड़ो, 10th देखो, मैंने नोट कर लिया कि आपने इस बता दिया 9th का, ठीक है। 10th देखिए, अदर मीन्स ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम हैज नॉट कम टू माइंड। क्वेश्चन 10, इम्पास होता है डेडलॉक, हर्डल, कोई काम नहीं हो रहा तो फाइल के नीचे पहिए लगा दो, मतलब पैसे ऑफर करो, काम हो जाएगा। क्वेश्चन 10 में आएगा अदर मीन्स ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम हैज नॉट कम टू माइंड, हैव, ठीक है, हैव। अब 11th देखो, हर मीन्स इज नॉट सफिशिएंट टू जस्टिफाई हर करंट लेवल ऑफ स्पेंडिंग। इस एग्जाम्पल के बाद बताता हूं इनके राइट आंसर क्या है। Her means is not sufficient to justify her current level of spending. Question number 10, 11 का 11th का आंसर बताइए। साथ में क्वेश्चन नंबर मेंशन कर दिया करें। यस, अब सुने, देखने में ये वर्ड मीन्स हमें प्लूरल लगता है, ये सिंगुलर भी है प्लूरल भी है। जब आप इसको मीन्स को मेथड और a method or a way of doing something के सेंस में लेते हैं, ये हमेशा क्या होगा, this is to be singular, ठीक है। ये अकेला वर्ड मीन्स दिखने में एस के साथ है, जब इसको a method or a way of doing something के सेंस में ले तो ये सिंगुलर होता है। और लिखा भी हुआ है one means of breaking the impasse, आर नहीं आएगा, is to offer मोर मनी, और पैसे दें, काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब मीन्स से पहले लिखा हुआ है अदर मीन्स ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम हैज नॉट कम टू माइंड, तो यहाँ पर ये वेज ऑफ डूइंग समथिंग है, तो प्लूरल में आएगा तो यहाँ हम लिख देंगे हैव। क्लियर। 11th देखिए, हर मीन्स इज नॉट सफिशिएंट टू जस्टिफाई हर करंट लेवल ऑफ स्पेंडिंग, जिस तरह से वो पैसे खर्च कर रही है, यहाँ मीन्स प्लूरल है। किस तरह से, जब भी ये मनी के सेंस में लिया जाएगा ना, ठीक है, अ मैन ऑफ मीन्स, अ मैन ऑफ मीन्स, तो इसको हम लेंगे प्लूरल, तो हर मीन्स हो जाएगा प्लूरल सेंस में, ठीक है, और यहां पर आ जाएगा आर नॉट सफिशिएंट। क्लियर। ताहिर, अब अगले क्वेश्चंस हमारे इन्हीं चीज़ों के ऊपर हैं, देख लो, इकोनॉमिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, डायबिटीज़ है, वुमेन वर्ड्स हैं। ये 16th और 17th तो मैंने आपको कल करवा दिया था, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 18 को देख लो, इसको अब हम एक दफ़ा ज़रा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये कमेटी वर्ड क्या है, उसके बाद फिर मैं जो आपके रिमेनिंग क्वेश्चन है एंडिंग एस वर्ड्स उन्हें एड्रेस करता हूँ। ये कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, ऐसा नाउन जो पढ़ने में तो एक ही लगता है, अ मैन ऑफ मीन्स के बाद आर तो नहीं आएगा, या आएगा, ठीक है। ये तो आप उसका एडजेक्टिव बता रहे हैं ना, हु इज ही इज अ मैन ऑफ मीन्स, ठीक है, ये तो कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं आप उसको। अच्छा, अब अगली बात यह है कि जो हमारा कलेक्टिव वर्ड है वो क्या होता है, जल्दी से इसको कवर करने की तरफ जाते हैं। कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं, अब क्वेश्चन मैं ज़रा एंड पर एक दफ़ा लूँगा। 11th मैंने बताया कि जब मीन्स मनी की सेंस में होता है, पैसों की, अर्निंग्स की सेंस में, तो वो प्लूरल है। मेथड और वे ऑफ डूइंग इस सेंस में हो तो ये सिंगुलर होता है, ठीक है। अब कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, मैंने आपको बताया कलेक्टिव नाउन एक ऐसा नाउन है, लाइक ज्यूरी एक वर्ड लिख दिया, एक वर्ड टीम लिख दिया, ये दिखने में एक वर्ड है, लेकिन ज्यूरी एक बंदे से नहीं बनती, उसके लिए आपको एक से ज़्यादा इंडिविजुअल्स लेने पड़ते हैं। उन इंडिविजुअल्स को आप इकट्ठा करते हैं तो एक ग्रुप बनता है, एक पैनल बनता है, एक टीम बनती है, एक कमेटी बनती है, एक फैमिली बनती है, एक क्लास बनती है, और पता नहीं क्या क्या बनता है, ठीक है। अग्री ऑन वन माइनर पॉइंट। बताता हूँ ये खदीजा, ये कमेटी की मिस्ट्री क्या है, ठीक है। अब सवाल ये है क्या ये सिंगुलर है या प्लूरल है, तो जनाब दे कैन बी सिंगुलर एंड दे कैन बी प्लूरल। ये तो बड़ा मसला हो गया कि अगर ये सिंगुलर भी हैं, ये प्लूरल भी हैं, तो हम पेपर में किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे जब हमें बात की समझ ही नहीं आएगी, ठीक है। तो इसका बड़ा एक आसान तरीका है, मैं आपको एक सेंटेंस लिख के दे रहा हूँ, आपको वो सेंटेंस क्लियर कर देगा। इसके मैं आपको ऑप्शंस भी दे दूंगा, पहले सेंटेंस नोट कीजिए।
the committee have agreed to submit its report on Monday. आपने सुना होगा कि कलेक्टिव नाउन सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है, तो इसका पेपर में कोई एरर नहीं आता क्योंकि ये सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है। तो हम देखते हैं कि कोई मार्जिन है इसमें कि नहीं है। The committee have agreed to submit its report on Monday. अच्छा जी, क्या वजह है? मारिया, अरीबा, बख्तावर, हैज़ क्यों आएगा? क्या लॉजिक है इसका? लॉजिक बताइए मुझे, क्यों? मैं कहता हूं हैव ही आएगा। हैव ही आएगा, ठीक है। अब चूंकि इसमें कुछ अंडरलाइंड ही नहीं है तो मैं इसको दो तरह से ओपन सेंटेंस के तौर पे ठीक कर सकता हूं, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, इंशाल्लाह इसके बाद दोबारा इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो, अभी तक मैंने जब पढ़ा द कमेटी हैव, तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। मैंने कहा था ना कि जो कोई एक्सप्रेशन आपको कंफ्यूज करे उसे ज़रा सेपरेट कर लें, आइसोलेट करके आपने देखना है। थोड़ी सी ज़रा चैट स्टॉप करो और इस पॉइंट को फोकस करो। ना समझ में आएगा तो मैं यहाँ पर हूँ, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। द कमेटी हैव, मुझे तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। अगला जो इसका प्रेडिकेट में पार्ट है, अग्रीड टू सबमिट इट्स रिपोर्ट ऑन मंडे, मुझे दो चीज़ों पर शक हुआ कि अब दो जगहों पर मार्जिन है जहां पर मैं इसे करेक्ट कर सकता हूं। या तो मुझे इस इट्स को लिख देना चाहिए देयर, तो अब ये प्लूरल जस्टिफाइड है, ठीक है। अगर मैं इसको इट्स ही रहने देता हूं तो फिर मैं कहूंगा कि इन दिस केस आई यूज हैज, द कमिटी हैज अग्रीड टू सबमिट इट्स रिपोर्ट। अगर मैं इसको हैव में लिखता हूं तो ये भी क्लियर है, फिर मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देयर। पॉइंट क्लियर हो गया। अब ज़रा समझ लें, जो मैं पार्ट्स इसके हाईलाइट करूंगा ना, वो समझ लें कि इसके अल्फ़ा बीटा एरर हैं, ठीक है। मैं एक दफ़ा अब आपको ऑप्शन दे देता हूं। मान लें मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं, द कमेटी अल्फ़ा हैव बीटा अग्रीड टू सबमिट चार्ली। अब बताओ इसमें एरर क्या है? जल्दी से, इसमें एरर क्या है? द कमिटी हैव अग्रीड टू सबमिट इट्स रिपोर्ट ऑन मंडे, क्योंकि क्लियर है। कैसे क्लियर है? ऐसे क्लियर है कि इट्स तो अंडरलाइन ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब उसका प्रोनाउन अंडरलाइन नहीं है तो मिस्टेक होगी हैव में। क्लियर हो गया। अब इसका दूसरा शेड देख लो, यहां पर हैव को मिट ही गया, चलो कोई बात नहीं, दोबारा लिख लेते हैं। यहां पर हमने लिख दिया हैव और यहां पे लिख दिया इट्स, और अब यहां पर इसे कर दिया चार्ली, इसे कर दिया बीटा। अब देखो, द कमिटी हैव अग्रीड टू सबमिट इट्स रिपोर्ट ऑन मंडे। अब तो बिल्कुल क्लियर होगा कि अब क्या गलती है, क्योंकि आपको यस चार्ली, क्योंकि क्लियर हो गया कि अब हैव अंडरलाइन नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि इसका मीनिंग प्लूरल में लिया जा रहा है। ये आपका कलेक्टिव नाउन भी मैंने क्लियर करवा दिया है, ठीक है। चलो अब ज़रा जल्दी से कुछ अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पहले उनको सॉल्व करेंगे, फिर उनके बारे में बातचीत करेंगे कि इनकी मिस्ट्री क्या है, ये क्यों इस तरह से हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन 12 पढ़िए और मुझे बताइए कि इसमें से क्या मिस्टेक है इसमें। मैं इसके सिर्फ ये जल्दी से, द इकोनॉमिक्स ऑफ हिज प्लान आर नॉट वेरी साउंड। इसमें 12 क्वेश्चन नंबर मेंशन करके आपने सिर्फ बताना है कि इसमें क्वेश्चन 12 इज आएगा, ठीक है। जितने लोग ये कह रहे हैं कि यहां पर इज आएगा
तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर इज जो है वो नहीं आएगा। अब बताऊंगा भी, वो एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों नहीं आएगा। पहले अपना दिमाग इस्तेमाल करते जाओ। अगला सेंटेंस देखें। द स्टैटिस्टिक्स इंडिकेट दैट द मार्केट फॉर दिस प्रोडक्ट लाइन इज श्रिंकिंग। क्वेश्चन नंबर देकर अपने फिर आंसर बताइएगा। क्वेश्चन 13 फिर आप अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन 12 में आपने जिन बच्चों ने कहा था कि इज आएगा, मैंने उसे क्रॉस कर दिया है कि इज नहीं आएगा। द स्टैटिस्टिक्स इंडिकेट दैट द मार्केट फॉर दिस प्रोडक्ट लाइन इज श्रिंकिंग। 13th में क्या आंसर है? ये करेक्ट है। जी 13 जो है वो आपका करेक्ट है। आपने वो जो एंडिंग एस वर्ड्स पढ़े हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली देखें तो कंफ्यूजन हो सकती है, बट यू आर राइट, 13 करेक्ट है। 14th देखिए। अब ये मेन वर्ड है आपका डायबिटीज। ये जेस्टेशनल है या किसी भी टाइप की है वो मैटर नहीं करता। डायबिटीज रिकर इन अबाउट 50% ऑफ women who had the problem in a previous pregnancy. क्वेश्चन नंबर मेंशन जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन 14। 13th ठीक है, क्यों ठीक है मैं भी एक्सप्लेन करूंगा। पहले मैं जस्ट एग्जांपल से चेक कर रहा हूं। अहमद इमरान 14th इनकरेक्ट 100%। 13 अगेन 13 बता दिया है कि ये सही लिखा हुआ है, और क्यों लिखा है वो मैं आपको इन एग्जांपल्स के बाद अभी क्लियर कर देता हूं। 14th बताइए। जेस्टेशनल डायबिटीज रिकर इन अबाउट 50%। करेक्ट, 14th करेक्ट है। 14th रॉन्ग है, दिस इज रॉन्ग, इसमें गलती यहां पर है। ठीक है, इसमें रिकर्स आएगा, ये आपका बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट। वुमेन वर्ड्स बाय जेन मिल्स डिस्कस how language reflects women's role in society and actively creates that role. Question number 15 लिखिए और अपना आंसर बताइए। Women words by Jane Mills discuss how language reflects women's role in society and actively creates that role. 15th 15th yes, discusses। अब ये भी तो प्लूरल लिखा हुआ है। वुमेन वर्ड्स बाय जिसने भी लिखा इससे फ़र्क नहीं पड़ता, हम इस वर्ड को देख रहे हैं वुमेन वर्ड्स, तो यहाँ पर डिस्कस नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा डिस्कसेस। ठीक है, देखते हैं और कोई क्वेश्चन हमारे पास है। ये मैंने भी आपको एग्जांपल बता दी है, तो डिपेंड करता है। ठीक है, अगर हैव को देखें और ये अगर अंडरलाइन नहीं होगा इट्स, ये आप कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा। अब चलते हैं कि ये जो क्वेश्चन अभी हमने किए हैं, डायबिटीज़, वुमेन वर्ड्स और स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, ये सब क्या थे और इसमें हमारे आंसर ठीक और गलत क्यों हैं। मैं इसका सिर्फ एक जो है ना वो क्विक रिव्यू दे दूंगा। ठीक है, पहली चीज़ तो ये ज़रूरी है कि आपको वो लिस्ट मालूम होनी चाहिए, वो वर्ड्स जिसके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं लेकिन दिखने में वो तमाम वर्ड्स क्या हैं, वो प्लूरल दिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो स्टार्ट करते हैं इसके लिए हेडिंग देंगे हम एंडिंग एस वर्ड्स। चलो जी, अब ज़रा जल्दी से कोई ज़हन में आते हैं कि कौन कौन से हैं एंडिंग एस वर्ड्स, इनकी क्लासिफिकेशन क्या है, कौन कौन से वर्ड्स इसमें आते हैं। नंबर वन सबसे पहले जो है वो आपके एक हम कैटेगरी बनाते हैं जिसको हम लिखेंगे जनरल वर्ड्स। ये जनरल वर्ड्स कौन से होते हैं? यस, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, यस ठीक है, यू गॉट दैट। न्यूज़। अब ज़रा चैट को स्टॉप करेंगे और स्क्रीन पे देखेंगे कि हम वर्ड्स कौन से लिख रहे हैं और इसमें क्या क्या क्लासिफिकेशन है। मैं एक एक लिखता जाऊंगा और उसके साथ एक्सप्लेन करता जाऊंगा। जनरल वर्ड्स का मतलब ये है कि ये वो वर्ड्स हैं जो मतलब कोई सब्जेक्ट नहीं है या किसी गेम का नाम नहीं है, तो इसमें हमारे पास कौन कौन से वर्ड्स आ सकते हैं। देखिए, सबसे पहला जो वर्ड मैं लिख रहा हूँ दैट इज लेंस। लेंस सिंगुलर है प्लूरल है? लेंस सिंगुलर है या प्लूरल है?
सिंगुलर। इसका प्लूरल क्या होगा? लेंस का प्लूरल क्या है? लेंसेज। इसका मतलब ये है कि इसकी जो एक्चुअल सिंगुलर फॉर्म है वो यही है। अगर मुझे इन केस इससे प्लूरल लिखना है तो मैं इसे लेंसेज लिख दूंगा। मैं रेड से जो लिखूंगा वो वर्ड्स हैं जिनके प्लूरल बन सकते हैं। इसके बाद एक वर्ड है हमारे पास न्यूज़, इसका तो न्यूज़ ही रहेगा, ठीक है। अगला वर्ड है हमारे पास समन्स, जो कोर्ट से, अदालत से जो ऑर्डर आता है कि ये आदमी रिक्वायर्ड है, इसकी पेशी करवाई जाए, उसे हम कहते हैं समन्स। ये वर्ड आपके लिए उर्दू में अगर आपने सुना होगा तो समन कहते हैं, जिस समन आया है। अब उसको चेंज करके समन कर दिया। ये तो वही मिसाल है कि अगर किसी खातून से पूछा जाए कि आपने कितनी पैंटें ली हैं या कितनी ट्राउज़र लिए हैं, तो उसे ट्राउज़र्स नहीं कहेगा या उसे पैंट्स नहीं कहेगा। वो उर्दू की वजह से थोड़ा सा उनको मॉडिफाई कर दिया जाता है अपनी आसानी के लिए। तो उर्दू को इस वक्त एक तरफ कर दें। अब समन्स जो है वो एक सिंगुलर वर्ड है। अगर मुझे इससे प्लूरल करना होगा तब मैं इसमें कुछ ऐड कर दूंगा। मैं इस वर्ड को बना दूंगा समन्स। जैसे लेंस था, ये इसकी सिंगुलर फॉर्म है, इसके आगे सिंपली ईएस ऐड कर देंगे। अब ये समन्सेस बन जाएगा, ठीक है, क्लियर। इसके बाद हम अगला वर्ड लिखते हैं, इनिंग्स का वर्ड है। इनिंग्स हमारा सिंगुलर ही होता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया? सिदरा क्या समझ में नहीं आया और किस बात पर मुस्कुराहट आई? जल्दी से बताइए। वेट व्हाट? हाँ सिदरा, क्या समझ में नहीं आया? आपने वेट व्हाट हा लिख दिया तो डिड आई से समथिंग रॉन्ग? एनीवे, मिल जाए बात तो मुझे बता दीजिएगा, मैं पढ़ लूंगा बाद में। इसके बाद कुछ और वर्ड्स भी हैं हमारे पास जिनको हम यूज़ कर सकते हैं सिंगुलर के तौर पे। जैसे एक वर्ड मैंने लिख दिया सीरीज़। सीरीज़ यूज़ हो सकता है। सेकंड वर्ड इसमें स्पीशीज़ यूज़ हो सकता है। मीन्स मैंने भी आपको पढ़ा दिया। अब आपको मीन्स का आंसर मिल जाएगा कि ये सिंगुलर भी है, ये प्लूरल भी है। जब ये वे और मेथड की सेंस में यूज़ होगा तो ये सिंगुलर है, और मनी की सेंस में, रिचेस की सेंस में, अर्निंग्स की सेंस में यूज़ होगा तो ये प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के कुछ वर्ड्स हैं, लाइक वन मोर, हेड क्वार्टर्स। हेड क्वार्टर्स हमारे यहाँ चलता ही हेड क्वार्टर है। सीरीज और स्पीशीज का प्लूरल होता है। ये वो वर्ड्स हैं, देखो जो ऊपर रेड में लिख दिए ना, लेंसेज, समन्सेस, इनका तो प्लूरल मैंने आपको बता दिया। न्यूज़, इनिंग्स का कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती। सीरीज सिंगुलर भी सीरीज है, ये प्लूरल भी सीरीज है। स्पीशीज एक की हो, एक से ज़्यादा की हो, तो ये भी आपका सिंगुलर प्लूरल में यूज़ हो सकता है। मीन का भी मैंने बता दिया कि सिंगुलर प्लूरल में यूज़ हो सकता है। तो हेड क्वार्टर्स क्या है? अगर ये एक बॉडी है, ठीक है, एक ग्रुप है, हेड क्वार्टर्स इज अनहैप्पी विद यू, ठीक है, द हेड क्वार्टर्स इज अनहैप्पी विद यू, विद योर परफॉर्मेंस। इसका मतलब ये है कि आप एक यूनिट की बात कर रहे हैं। हेड क्वार्टर्स अगर आपके डिफरेंट ऑफिसेज हैं तो वो उस सेंस में हेड क्वार्टर्स, हमारे हेड क्वार्टर्स डिफरेंट सिटीज़ में हैं, तब ये प्लूरल हो जाएगा। अगली लिस्ट पे चलते हैं, चलें। एग्जाम्पल इसकी लिख दूं, वो बेहतर है, ठीक है। मैं सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, लाइक देयर हेड क्वार्टर्स। इसको एक पॉइंट नीचे कर लेते हैं। द हेड क्वार्टर्स वर लोकेटेड। अब वो आप जिस भी जगह पे बताना चाहें बता सकते हैं। यहाँ पे हेड क्वार्टर्स का मतलब क्या है? यहाँ पर हेड क्वार्टर्स का मतलब उनके ऑफिसेज हैं, ठीक है। अगर आप इसको सिंगुलर में लेना चाहते हैं तो दिस मीन्स जो आपकी टॉप मैनेजमेंट है, अथॉरिटी है, तो फिर आप इसको सिंगुलर में भी यूज़ कर सकते हैं। एज आई सेड, द हेड क्वार्टर्स इज़ नॉट हैप्पी विद योर परफॉर्मेंस, तो आपकी कारकर्दगी से हेड क्वार्टर्स इज़ नॉट हैप्पी एट ऑल।
तो ये आपके जनरल वर्ड्स की कुछ एग्जांपल हैं। एक मैं आपको सीरीज़ की एग्जांपल भी दे दूं। सीरीज़ की एग्जांपल हम लिखते हैं द सीरीज ऑफ concerts, the series of concerts planned for the spring looks very exciting। क्या ये सेंटेंस ठीक है या नहीं? The series of concerts planned for the spring looks very exciting। अब सीरीज ऑफ टेस्ट मैचेस भी तो होती है, तो आप क्या फॉर एग्जांपल इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की एक टेस्ट सीरीज है, अब वो सीरीज के अंदर आपके 3-4 टेस्ट मैचेस भी तो हो सकते हैं, तो आपने एक ही सीरीज प्लान की है, आपने कोई 10 सीरीज तो प्लान नहीं की। जी देखिए ना, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक सीरीज होनी है, उस सीरीज में क्या कुछ होगा, आपके टेस्ट मैच भी इंक्लूड होते हैं, आपके T20 भी इंक्लूड होते हैं और आपके वनडे भी इंक्लूड होते हैं। तो क्या आप उनके साथ 2-4 सीरीज खेल रहे होते हैं? सीरीज एक है, उसमें डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। तो द सीरीज ऑफ कॉन्सर्ट्स प्लान फॉर द स्प्रिंग लुक्स वेरी एक्साइटिंग, ये बिल्कुल ठीक है। अब सीरीज को करना है हमें प्लूरल, ठीक है, तो वो प्लूरल कैसे होगा देख लेते हैं। three three series of tickets are going to be issued। Now look at this one। मेहदी साहब, ये आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप मेरी गिवन एग्जांपल से कॉन्सेप्ट से सेटिस्फाइड हैं और आपको लगता है कि ऑल क्लियर, तो फिर कहीं से भी कर लो क्वेश्चंस, आई डोंट माइंड दैट। 3 सीरीज ऑफ टिकट्स आर गोइंग टू बी इशूड। अब यहां पर क्या सेंस बन रही है सीरीज की? देखिए ना, टिकट्स जो इशू होती हैं, एक मॉर्निंग शो है उसकी एक अपनी नंबर होता है उनका टिकट्स का, फिर एक आपका नाइट शो है उसका अपना है। यस, 3 डिफरेंट सीरीज का मतलब ये है कि एक है 1 से 100 तक, फिर दूसरी 200 से आगे 300, जो भी नंबर्स होंगे। तो अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि यहाँ पे द सीरीज ऑफ कॉन्सर्ट्स, ये एक सिंगल एक्टिविटी को बता रहा है कि मतलब ये एक सीरीज है, इसमें डिफरेंट चीज़ें बेशक होंगी, लेकिन व्हाट हैव यू प्लान्ड वो सीरीज है, ठीक है। 3 सीरीज लिखा, सीरीज ही जाएगा, ऑफ टिकट्स आर गोइंग टू बी इशूड। तो ये आपका एक्सप्रेशन बिल्कुल अब ठीक है। यहाँ पर इसके साथ आर यूज करेंगे, आर गोइंग, और द सीरीज के साथ हम यूज करेंगे लुक्स। क्लियर? ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया ना? अब मैं अगले पॉइंट की तरफ चलता हूँ, सिर्फ उनके थोड़े से रेफरेंस दे दूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये आपके जनरल वर्ड्स है जो मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। इसके बाद जो आपके एकेडमिक सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, एकेडमिक सब्जेक्ट्स जो हैं ये आपके यूजुअली सिंगुलर होते हैं। यूजुअली का मतलब क्या है? हमेशा ये केस नहीं होगा कि हमेशा ही सिंगुलर होंगे। ठीक है, अच्छा, एकेडमिक सब्जेक्ट्स, अब इसमें हमारे पास जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपने मेंशन कर दिए हैं। मैं सिर्फ 2-4 लिखूंगा। मैथ्स, उसको आप मैथमेटिक्स लिख लें, स्टैट्स लिख लें, सिविक्स लिख लें, फिजिक्स लिख लें। ये तमाम वर्ड्स वो हैं जिनके लास्ट में एस आता है। पॉलिटिक्स भी किसी ने मेंशन किया था तो मैं इसको मेंशन कर देता हूँ। पॉलिटिक्स, स्टैट्स, मैथ्स। सिर्फ इसमें आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब भी ये एकेडमिक सब्जेक्ट्स के तौर पे लिखे जाएंगे तो ये क्या होंगे? ये सिंगुलर होंगे। मेरी बात ध्यान से समझो, जब भी ये सब्जेक्ट्स के तौर पे लिखे जाएंगे, इकोनॉमिक्स वगैरह जी सारे आ गए इसमें, तो ये सब्जेक्ट के तौर पे सिंगुलर होंगे। अगर किसी बच्चे को आपने पूछ लिया कि बताओ 2 + 2 कितने होते हैं, ठीक है, और वो
छोटी क्लास का बच्चा था, उसे नहीं समझ में आया, वो कंफ्यूज हो गया, उसने आपको गलत जवाब दे दिया। आपने उससे कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया, आपने कहा बताओ इसका एलसीएम क्या है, तो वो उसने उसको भी गलत बता दिया। इस केस में मैथ्स जो है वो कैलकुलेशन में चला जाएगा, ठीक है। और जब आपने इसको कैलकुलेशन के लिए यूज़ करना है तब ये क्या हो जाएगा, प्लूरल। तो आप उसको ये नहीं कहेंगे योर मैथ्स इज़ वेरी वीक, आप उसे कहेंगे योर मैथ्स आर वेरी वीक। क्लियर? आपका मैथ बिल्कुल अच्छा नहीं है। सिंपल सा आइडिया है। जब आप इसको देखो सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पे बात हो रही है तो सिंगुलर कर दो। अगर सेंटेंस के सिमेंटिक्स ये बताते हैं कि ये एकेडमिक सब्जेक्ट नहीं है तो इसे प्लूरल कर दो। यहाँ पर जो सेंटेंस अभी हमने पढ़ा था 13th, देखें, द इकोनॉमिक्स ऑफ हिज प्लान आर नॉट वेरी साउंड। मुझे सिंपली ये बता दें जिन लोगों को ये लगा था कि इज राइट आंसर है, क्या यहाँ पर इकोनॉमिक्स आपका वो सब्जेक्ट के तौर पे डिस्कस हो रहा है? सेंटेंस कहीं पे ये बता रहा है किसी भी? मैं अभी इस पर डिबेट ही नहीं कर रहा कि यहाँ पर इकोनॉमिक्स किस मीनिंग में है। जस्ट टेल मी वन थिंग, क्या ये आपका एकेडमिक सब्जेक्ट का मीनिंग शो कर रहा है या नहीं कर रहा? नहीं ना कर रहा, तो सब्जेक्ट के तौर पर तो उसका मीनिंग ही नहीं बन रही। तो किसी प्लान की बात हो रही तो सिंपली आप उसको प्लूरल कर दीजिए। 13th क्यों ठीक था? देखिए, द स्टैटिस्टिक्स, मैं अगर कहता हूं कि स्टैट्स हैज़ बीन माय फेवरेट सब्जेक्ट तो ठीक है, मैं सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर मैंने कहा द स्टैटिस्टिक्स इंडिकेट, इसका मतलब ये होता है, ये मैं आपको यहाँ बताता हूँ। अब जैसे ग्राफ्स बने हुए हैं, अगर इसमें कोई हम एक छोटा सा ग्राफ बना लें। मान लीजिए मैं एक जॉब के लिए गया और मुझसे कहा गया कि जी आप स्टैट्स पढ़ते हैं। मैंने कहा जी पढ़ा हुआ हूँ। तो वो मुझसे कहेंगे कुछ डेटा है उसका एनालिसिस कर दें, इसका कुछ ग्राफ वगैरह बना दें। मैं उसको कुछ एनालाइज करके कुछ ऐसे बना देता हूँ कि इस ईयर में 2020 में ये हुआ, ग्रोथ थी 21 में ये थी, और इस तरह से आगे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐड कर देता हूँ। ठीक है, चलें जी। मुझसे कैलकुलेशन में यहाँ पर एक गलती ये हो गई कि मैं इसको यहाँ लिखना चाहता था, ये यहाँ पर आना चाहिए था, और आगे भी इस तरह की कई चीज़ें गड़बड़ हो गई। तो मेरा तो एनालिसिस सारा ही ख़राब हो गया। अब वो मेरे सब्जेक्ट की बात नहीं करेगा, अब वो मुझसे कहेगा योर स्टैट्स आर वेरी पैथेटिक, बहुत बुरी है आपकी स्टैट्स, आपको तो कुछ भी मालूम नहीं है। तो इस सिचुएशन में स्टैट्स जो है वो प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुई ये बात? सेंटेंस ने अभी देखिए, द स्टैटिस्टिक्स इंडिकेट दैट द मार्केट, तो यहाँ पे तो आप सब्जेक्ट की बात ही नहीं करें, आप तो यही बात करें ना कि जो मार्केट है उसमें कोई चीज़ बढ़ रही है या उस मार्केट में कोई चीज़ जो है वो श्रिंक कम हो रही है। तो ये सब्जेक्ट नहीं है एकेडमिक, तो सिंपली आप इसे कहेंगे कि ये यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स इंडिकेट 100% ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये भी क्लियर हो गया सब्जेक्ट्स का। इसके बाद हमारे पास कुछ ऐसे लाइक नेम्स आते हैं जिसको हम कंट्रीज के नेम कहते हैं। आप उसको जियोग्राफिक नेम्स कह लीजिए, ठीक है, वो भी ठीक है। नेम्स ऑफ कंट्रीज, सारी कंट्रीज नहीं होती ना, तो हम जियोग्राफिक नेम यूज़ कर लेते हैं, जियोग्राफिक नेम्स। ठीक है, इसमें कंट्रीज आ सकती हैं वो कंट्रीज जिसकी लास्ट में एस आता है। पहले एग्जांपल मैं इसकी दे दूं, द नेदरलैंड्स, द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है जी, और इस तरह की जो भी कंट्रीज हैं वो आप उसमें अब इंक्लूड कर लीजिएगा। आई नीड नॉट टेल यू। एक सेकेंड, कुछ तो इनके साथ आप हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। ये आपके जियोग्राफिक नेम है, द वर्जिन आइलैंड्स है और द वेस्ट इंडीज़ है, इन तमाम के साथ यस वेस्ट इंडीज़, ठीक है, आइलैंड्स के लिए ये सिंगुलर हो जाएंगे। अगला पॉइंट है जी हमारा इलनेस, जो नेम्स ऑफ डिजीज हैं। इलनेसेस के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? ये भी वही वर्ड्स हैं, लाइक अगर मैं इसमें लिख दूं रेबीज़, ठीक है, मीजल्स, ठीक है, बाकी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए हैं। मीजल्स, रेबीज़,
इस तरह के वर्ड जो है वो, यस एमिरेट्स भी सिंगुलर है, तो ये भी आपके हमेशा क्या होंगे, ये सिंगुलर वर्ड्स कहलाएंगे आपके। नेक्स्ट हमारे पास है इसमें गेम्स एंड एक्टिविटीज़। जब हम कोई गेम्स की बात करते हैं तो वो भी हमारी सिंगुलर काउंट होती हैं। गेम्स एंड एक्टिविटीज़ दोनों में से कोई भी चीज़ हो सकती है, वो सिंगुलर काउंट होगी। जस्ट एग्जांपल्स देख लीजिए, कॉन्सेप्ट इज़ द सेम। अगर मैं एक गेम खेला करते हैं जिसको हम कहते हैं म्यूज़िकल चेयर्स, दिखने में क्या है, दिखने में तो ये प्लूरल है बट एक्चुअली ये क्या है, सिंगुलर है। इसके बाद स्नेक्स एंड लैडर्स, दिखने में ये क्या है, ये भी हमारा प्लूरल है बट है सिंगुलर। हम ताश खेलते हैं जिसको हम कार्ड्स कहते हैं, इस तरह की बिलियर्ड्स और बड़ी गेम्स हैं, वो सब क्या है, वो सिंगुलर है। ठीक है, एग्जाम्पल अभी हम उसमें कर लेंगे आगे, बस बात क्लियर होनी चाहिए। अब बारी आती है किसी भी नेम ऑफ पब्लिकेशन। कोई भी जो पब्लिकेशंस हैं आपकी, या किताबों के नाम हैं या कोई प्रोडक्ट्स हैं, उनके साथ भी आप ये यूज़ करेंगे सिंगुलर वर्ब। प्रोडक्ट्स हो जैसे जॉनसन एंड जॉनसन्स, ठीक है, इनकी प्रोडक्ट है, ये तमाम क्या हो जाएंगे, ये सिंगुलर हो जाएंगे। एक एग्जांपल में पब्लिकेशन बुक्स का नाम है, ठीक है, लाइक दी, और ये आ भी चुका हुआ है ये वर्ड, दी अरेबियन नाइट्स, ठीक है, और द गलिवर्स ट्रैवल, फादर्स एंड सन्स, ठीक है, बुक का नाम है फादर्स एंड सन्स एट्सेट्रा, ऑलवेज सिंगुलर। ठीक है, पबजीज नहीं है इमरान साहब, पबजीज कहाँ आ गई यहाँ पे। देन ऑर्गेनाइजेशंस के नेम, वो तो एंड के साथ है लेकिन वो हमने कवर कर लिया हुआ है एंड के रूल में, ठीक है, तो उसे मैं जस्ट यहाँ पे हेडिंग दूंगा ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और यहाँ पे मेंशन भी कर दूंगा कि आप उसके लिए, ठीक है, एंड वाला पॉइंट जो है वो उसको डिस्कस कर लें, उसको देख लें। एंड के साथ अली एंड सन्स, वैसे तो सन्स लास्ट में है, द फॉल्ट इन आवर स्टार्स, ये तो पूरा आपका मेन वर्ड फॉल्ट है ना, पनहाल, द मेन वर्ड इज द फॉल्ट, आगे वो किस चीज़ में है, इन आवर स्टार्स, वो उसका प्रेपोजिशनल फ्रेज है। ताहिर अली अच्छा सवाल किया वेजेस का, चलो वेजेस को जनरल वर्ड्स में डाल लेते हैं, यहाँ पे ऊपर मेंशन कर देता हूँ उसको मैं, ठीक है, कहाँ पर गया, ये है, बस वो चैट कभी उसकी तरफ ध्यान चला जाए तो जहन से चीज़ें स्किप हो जाती हैं। देखो वेजेस, वैसे अगर आपने किसी को पेमेंट करनी है तो ये प्लूरल ही है, लेकिन अगर आप इसको खुदा की तरफ से किसी रिवॉर्ड या पनिशमेंट में काउंट करेंगे तो फिर ये सिंगुलर ही हो जाएगा। और ये बिब्लिकल एक्सप्रेशन है ना, वेजेस ऑफ सिन, वेजेस ऑफ सिन कर लें, सिंस कर लें, इज हेल, क्योंकि ये अब आप पनिशमेंट की या रिवॉर्ड की सेंस में इसको देखेंगे तो ये हमेशा सिंगुलर होगा। अदरवाइज इन टर्म्स ऑफ पेमेंट, फिश नाउन में पढ़ेंगे ऐसे वर्ड्स, आयमा फिश भी होता है, फिशेस भी होता है, फ्रूट भी होता है, फ्रूट्स भी होता है, एक ही तरह के हों तो सारी फिश हैं, एक से ज़्यादा टाइप्स की हो जाए तो फिशेस हैं, फ्रूट सारे सेब हैं तो फ्रूट, ज़्यादा कर लें तो फ्रूट्स, ये वेरिएशन है इसमें, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे ऑर्गेनाइजेशंस की, ये भी बात डिस्कस हो गई। अब आप ये देखिए कि जितने भी ये सारे वर्ड्स हमने डिस्कस किए, इसमें से मैं आपको ये एकेडमिक सब्जेक्ट्स की एग्जांपल दे चुका हूँ, और ये डिजीज़ डायबिटीज़ की दे दी एग्जांपल, ये बुक का नेम बता दिया, ये ब्रांड नेम डॉल्चे एंड गैबाना, ये एंड वाला रूल था। इसकी जगह पर अगर आपने एस को ही देखना है तो वो आप अली एंड सन्स, जस्ट फोकस दिस वन, है तो प्लूरल लेकिन ओवरऑल एक्सप्रेशन क्या है, सिंगुलर है। क्यों? बिकॉज इट इज अ नेम ऑफ ब्रांड। ठीक है जी, यहां तक बात क्लियर हो गई। अभी एंडिंग एस वर्ड्स को लेकर जितनी बात हो चुकी है, यहां तक आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे जल्दी से बताइए, सिर्फ 1 मिनट दूंगा, 1 मिनट में जो सवाल है वो कीजिए, उसके बाद हम आगे लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। वेजेस को वेज लिखते या हमेशा वेजेस लिखते हैं? नहीं जनाब, आप वेज भी कह सकते हैं, ये सिंगुलर भी है। अगर आप वेज लिखते हैं, वेजेस कर देंगे तो प्लूरल है। अब एक बंदे को वीकली वेज मिलती है
तो आप उससे कहेंगे ना अ वीकली वेज ऑफ 300 रुपीज़ या 3000 रुपीज़, तो वो इसी तरह है। किसी को वो कहते हैं ना दिहाड़ी पे, एक दिन का काम कर दिया, 2 दिन का, किसी को घंटे के हिसाब से मिलता है, तो एन आवरली वेज, अ डेली वेज, अ मंथली, वो सारे उसमें फिर हम इंक्लूड कर सकते हैं। अलीज़ा, जैसे ही इंग्लिश का लेक्चर ख़त्म होगा उसके बाद 5 मिनट के गैप से बायो स्टार्ट कर दी जाएगी। बस ये मेरा अब लेक्चर जो है ना वो एंड की तरफ ही जा रहा है। अगर कोई इसमें पॉइंट हमारे अब छोटे छोटे माइनर से पॉइंट्स हैं वो टेस्ट की डिस्कशन में भी मैं बता दूंगा। कल आपका जो लेक्चर है वो इसकी डिस्कशन पर होगा। मीन्स इन अ मीनिंग ऑफ डूइंग समथिंग, अ वे ऑफ डूइंग समथिंग, अ मेथड, तो ये सिंगुलर है। पैसों की सेंस में तो प्लूरल होगा। नॉट क्लियर 100%। इमरान, जो बात क्लियर नहीं है वो पूछो। मेजर्ड और नंबर, जी मैं उसी पॉइंट की तरफ आऊँगा। ऑर्गेनाइजेशन का मैंने ये बताया था, जैसे हेड क्वार्टर्स है, लिखने में प्लूरल है। अगर तो आप इसकी अथॉरिटी की, मैनेजमेंट की बात करेंगे तो ये सिंगुलर है। अगर आप इसके हेड क्वार्टर्स का मतलब डिफरेंट ऑफिसेज ले रहे हैं तो ये प्लूरल हो जाएगा। सेंटेंस नंबर 11, मीन्स जो मनी की सेंस में आएगा तो ये प्लूरल हो जाएगा। अच्छा, मैं कंक्लूड करूं लेक्चर को। आज के जो पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए उसमें सब्जेक्ट 1 एंड वर्ब था। फिर उसी के कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपसे कहा था ऑफ को हम सेपरेट करेंगे। फिर मैंने आपको वन ऑफ का रूल बता दिया। फिर फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन की बात हो गई। एस वर्ड्स जो जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन जो आप ये पूछ रहे हो मुझसे, ये वही है जो अली एंड सन्स, डार एंड ब्रदर्स, ये सारे इदारों के नाम है इस तरह से, या डॉल्चे एंड गबाना ब्रांड नेम्स हैं। ये तमाम चीज़ें जो है ना वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को इदारा इसी तरह की चीज़ों में फॉल करती हैं। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद फिर हमने एंडिंग एस वर्ड्स देख लिए, उसमें सारी लिस्ट देख ली, वीडियो में आप देख लीजिएगा। कलेक्टिव नाउन भी मैंने आपको बता दिया। अब जो मेन पॉइंट एक बताने वाला रह गया है, दैट इज रिलेटिव प्रोनाउंस। एक ये पॉइंट मैंने भी आपके साथ डिस्कस करना है, और दूसरा जो क्वांटिफायर्स हैं, स्पेशली इसमें जो सनम, जिसको हम सनम भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया हुआ है कि ये एक्रोनिम बनाते हैं हम, तो उसको हम यूज़ करेंगे। और जो मेजरेबल हैं, जो काउंटेबल हैं, वो तमाम चीज़ें जो है ना मैं अब आपको बताने लगा हूँ। और वन मोर थिंग, ठीक है, ये हमारे अब 3 पॉइंट्स हैं जिसको जल्दी से हम सम अप करेंगे। सॉरी, expressions of time, money, distance। तो ये जो छोटा पॉइंट है मैं इससे बात पहले स्टार्ट कर देता हूँ। देखिए जी, एक्सप्रेशन ऑफ टाइम, स्पीशीज हो सकता है, एक की भी हो सकती है ना, एक से ज्यादा की भी हो सकती है, डिफरेंट एनिमल्स की होगी। अब ये पॉइंट्स क्लियर करने तो उसके बाद ये द नंबर की बात मैं बताने लगा, इसी में बताऊंगा अभी आपको। ठीक है, क्वांटिफाइंग एक्सप्रेशन में बताऊंगा। पहले ये देख लो, टाइम, मनी, डिस्टेंस, क्या ये सिंगुलर होते हैं या नहीं होते हैं। देखिए, टाइम की बात है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 hours, ठीक है। मनी की एग्जांपल देता हूँ 5,000 रुपीज, और डिस्टेंस 10 किलोमीटर्स। इनका आसान तरीका ये है, अगर आप इनको एज अ होल देख रहे हो, बड़ा ही लिख रहा हूं भाई, इससे भी बड़ा लिखूं, 3 hours, अभी 3 hours एज यूनिट बात कर रहे हो आप। ठीक है, 3 hours यूटिलाइज नहीं हुए, उसका आवर में जो भी मिनट है वो आपने भी यूज़ नहीं किया, यूटिलाइज नहीं किया, स्पेंड नहीं किया। 5,000 रुपीज़, अभी आपने एक अमाउंट डिमांड की है, इट्स जस्ट एन अमाउंट, अभी आपने उसको खर्च नहीं किया। ठीक है,
10 किलोमीटर्स, मैंने अभी आपसे ये तो कहा ही नहीं कि मैंने तय कर लिए हैं या मैंने तय करना है, अभी तो सिर्फ मैंने आपको डिस्टेंस बताया है। जब ये एज अ होल यूनिट के तौर पे बात की जाए इन वर्ड्स को लेकर तो आप इनको सिंगुलर ही कहेंगे। टेस्ट के लिए फॉर एग्जांपल आपको दिया गया 3 घंटे दिए गए, आपने जब टेस्ट शुरू करना था उससे पहले मैंने आपसे कहा यू हैव 3 आवर्स, तो आप उस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं 3 आवर्स इज़ अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। अभी आपने उसके मिनट्स को यूज़ नहीं किया, ठीक है, बायो की क्लासेस के बाद होगी। जब आप टेस्ट कर लेंगे 3 आवर्स स्पेंड कर लेंगे तो मैं आपसे कहूँगा स्टॉप राइटिंग 3 आवर्स इज़, ठीक है, या 3 आवर्स हैज़ या हैव, ठीक है, किस सेंस में बात करेंगे। 3 आवर्स इज़ ओवर, 3 आवर्स आर ओवर, आप हैज़ हैव से सेंटेंस बनाना चाहें, ठीक है, तो आप वो भी लगा सकते हैं। 3 आवर्स हैव बीन स्पेंट, सिंगुलर ही होगा क्योंकि आपने जब टाइम मेंशन करना है कि यू हैव 3 आवर्स तो अभी आप उसे कहेंगे 3 आवर्स इज़ अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। लेकिन जब कर लेंगे टेस्ट तो मैं आपसे कहूँगा स्टॉप राइटिंग 3 आवर्स आर ओवर। अब आपने एक मिनट इस्तेमाल कर लिया। 5,000 रुपीज़ किसे चाहिए, अली को चाहिए। अली 5,000 रुपीज़ इज़ अ बिग अमाउंट फॉर यू, अभी मैंने उसको दिए नहीं हैं, लेकिन अगर अली ने वो 5,000 रुपीज़ कुछ पैसे कहीं खर्च कर दिए, कुछ किसी को दे दिए, अब वो अमाउंट एक इंटैक्ट यूनिट में नहीं रही, अब वो प्लूरल हो जाएगी, तो वो कहेगा 5,000 रुपीज़ हैव बीन स्पेंट। यस, वो सैनम जो है वो इंडेफिनिट प्रोनाउंस है। 10 किलोमीटर्स, ठीक है, इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस, काफ़ी है। क्या करना है इनका, हमने पैदल तय करने हैं और जब पैदल कर लेंगे तो वो प्लूरल हो जाएगा 10 किलोमीटर्स हैव बीन कवर्ड। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आई होप कि आपको थोड़ा सा इन एक्सप्रेशन से, मिसालों से क्लियर हो गया, ठीक है। अब आते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ जो मैंने सैनम कहा, ये क्या चीज़ है, ठीक है, SANAM, इनसे क्या बनता है, S से बनता है सम, A stands for all, N stands for none, this A stands for any, and this M stands for most। इनका सिंपली वही रूल है जो आपने अभी सब्जेक्ट 1 का पढ़ा है। इनमें आपने देखना है कि अगर ऑफ लगा हुआ है, सम ऑफ, ऑल ऑफ, नन ऑफ, एनी ऑफ, मोस्ट ऑफ, तो इनके बाद का नाउन डिसाइड करता है। यस, यूनिट को डिवाइड करेंगे तो वो प्लूरल हो जाएगा, दैट्स करेक्ट। यस, अदरवाइज सिंगुलर रहेगा, ठीक है। अब इसको देखें ज़रा, ठीक है। अब सम ऑफ के बाद का नाउन डिसाइड करेगा कि हम बात सिंगुलर की कर रहे हैं, प्लूरल की कर रहे हैं, ठीक है। सम ऑफ द केक इज लेफ्ट, केक है, हाँ जी पड़ा हुआ है, कितना है, सम ऑफ द केक इज लेफ्ट। यहाँ पे सम का जो मीनिंग है वो ये केक डिफाइन कर रहा है कि ये सिंगुलर है। अगर मैं इसको सम ऑफ द केक्स कर दूंगा तो डेफिनेटली ये प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। ऑल को हम बाय डिफॉल्ट कहते हैं, सिंगुलर है। ऑल ऑफ माई मनी हैज़ गॉन, तो वो किस सेंस में आया, ऑल ऑफ द मनी, कोई स्पेसिफिक पैसे अमाउंट आपके पास थे किसी के घर में, वो चोरी हो गए, तो कहा जाएगा ऑल ऑफ द मनी इज गॉन। तो इसी को चेंज कर दें, ऑल ऑफ द बॉयज, तो ये आर हो जाएगा, सिंपल है, क्लियर है, आसान है। नन पे स्टार लगा रहा हूं, नन के अंदर सिंगुलर एक्सप्रेशन, नन ऑफ के बाद सिंगुलर वर्ब भी आता है, प्लूरल भी आता है। सादिया, ये रिलेटिव प्रोनाउन का क्वेश्चन है, बायो की क्लास होगी बच्चों, बस खत्म हो गया। नन के साथ रूल याद रख लें, नन ऑफ के बाद हम हमेशा वर्ब फॉर्मल इंग्लिश में सिंगुलर ही यूज करेंगे। नन ऑफ वर्ब प्लूरल इन इनफॉर्मल इंग्लिश, तो आपने जब भी यूज करना है तो नन को, नन ऑफ द बॉयज इज हियर मीन्स हो जाएगा, ठीक है, नॉट इवन वन। नन ऑफ द बॉयज इज हियर, नन ऑफ दीज इज फॉर्मल में,
10 किलोमीटर्स बड़ा रास्ता होता है, तो 10 किलोमीटर्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस। जब आप उसे कवर कर लेंगे तो फिर आप कहेंगे 10 किलोमीटर्स वर कवर्ड। अब वो यूज़ यूनिट नहीं रहा। इस पे देखें, नन ऑफ का सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। प्लूरल कब करेंगे? जब वो इनफॉर्मल होगा। नन ऑफ द बॉयज इज हियर, यही आपने प्रेफर करना है। ये आर भी हो सकता है लेकिन वो इनफॉर्मल हो जाएगा। एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चंस, देखो दोनों तरह से ठीक है ना। एनी क्वेश्चन भी है, एनी क्वेश्चंस भी है, तो उसी तरह से हम एनी ऑफ में भी यूज़ कर लेंगे। एनी के साथ बात सिंगुलर भी हो जाएगी, प्लूरल भी। मोस्ट ऑफ द केक, मोस्ट ऑफ द केक्स, मोस्ट ऑफ द कोई भी आप आगे यूज़ कर लें। मोस्ट ऑफ द टाइम, आप उसे टाइम सिंगुलर कर लेंगे। ठीक है, तो ये तमाम एक्सप्रेशन जनरली मैंने बता दिया आपको, क्योंकि ये कॉमन सी बात थी। सिंगुलर प्लूरल कैसे होंगे, नन पे मैंने स्टार लगाया था कि इसको हमेशा सिंगुलर ही रखिएगा, जस्ट इस वाले पॉइंट को। बाकी सब पॉसिबल है। नन ऑफ देम इज एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, आर भी ठीक है लेकिन वो इनफॉर्मल हो जाएगा, हमें पेपर में इज चाहिए। नन का मैंने बता दिया है। अब लास्ट पॉइंट रह गया, सेकंड लास्ट, रिलेटिव प्रोनाउंस, और एक पॉइंट रह गया हमारा क्वांटिफायर्स। अब इसमें एक चीज़ हम देखेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, वो कौन से हैं। मैं कोई चीज़ें आपके लिए छोड़ना नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ मैं खुद ही बता दूँ सारी चीज़ें, वरना ये टेस्ट की डिस्कशन में भी हो सकती हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस हमारे पास हैं हु, विच, दैट, हु, विच, दैट। ठीक है, इनका डिफरेंस क्या है? सिंपल है। हु यूज़ किया जाता है या तो ह्यूमंस के लिए या फिर एनिमल्स के लिए। ठीक है, विच यूज़ किया जाता है दो चीज़ों के लिए। नंबर 1, थिंग्स या एनिमल्स। 2 दफ़ा एनिमल्स लिखा है, किसी वजह से लिखा है। वजह ये है कि ये एनिमल्स जब आपके पेट्स होते हैं तब आप उनको हु कह सकते हैं, आप उसे ही शी में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब विच के साथ ये एनिमल्स कौन से हैं? जो स्ट्रे एनिमल्स हैं, हमें मालूम ही नहीं है। ठीक है, थिंग्स, एनिमेट, इनएनिमेट चीज़ें उसमें आ जाती हैं। ये दैट का क्या करना है? दैट कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ हु, इन प्लेस ऑफ विच। लेकिन मेजर डिफरेंस याद रखिएगा, अगर आपने कोई क्लॉज हु से लिखा है तो वो दोनों तरह से आ सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपने जो भी स्टेटमेंट यहाँ लिखी उसके पहले और बाद में पैरेंथेटिकल कॉमास, और आप इस बात को एम्फोसिस के लिए, एम्फेटिक बनाने के लिए विदाउट कॉमास भी लिख सकते हैं। सेम केस विच का भी है, विच को भी आप कॉमास में लिख सकते हैं जो बात आपने लिखनी थी। कॉमास में आएगा तो ये नॉन एसेंशियल हो जाएगा, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये बात बहुत ज़रूरी है, मालूम होनी चाहिए, तो आप उसकी कॉमास रिमूव कर दें। दैट के केस में आप कभी भी दैट वाले क्लॉज को कॉमास में नहीं लिखते हैं। ठीक है, इससे पहले भी कोई कॉमा नहीं आएगा, इसके बाद भी कोई कॉमा नहीं आएगा। एक मेजर डिफरेंस तो ये हो गया। कॉसर हुम जो है वो हु का ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, बस ये अगले 5 मिनट्स में इंशाल्लाह इट विल बी ओवर। तो एक डिफरेंस तो आपको सिंटैक्टिकली लिखने में क्या डिफरेंस है, इनमें कॉमास यूज़ कर दें तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, कॉमास ना यूज़ करें और बात मेंशन करें तो ये इंपॉर्टेंट एसेंशियल है। दैट के केस में वी डोंट यूज़ कॉमास। अब कुछ जगहों पे सिर्फ दैट ही यूज़ होता है, हु और विच को प्रेफरेंस नहीं दी जाती है। मैं सिर्फ 3-4 वर्ड्स लिखूंगा, बाकी इंशाल्लाह टेस्ट की डिस्कशन में आपको डिटेल से बताऊंगा। हम जितने भी थिंग वर्ड्स हैं जिसकी एंडिंग थिंग पर होती है, लाइक समथिंग, नथिंग, एनीथिंग एटसेट्रा, इन तमाम वर्ड्स के साथ हम दैट ही यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इनके साथ दैट यूज़ करेंगे। इसके बाद फ्यू है, लिटिल है, डिटेल इंशाल्लाह टेस्ट की डिस्कशन में, इनके साथ भी हम दैट यूज़ करेंगे। इट्स अ मैटर ऑफ प्रेफरेंस, हम प्रेफर करेंगे कि हम हु और विच की जगह यहाँ पर दैट यूज़ करें। अदरवाइज हम ह्यूमंस, एनिमल्स के लिए हु, थिंग्स और स्ट्रे एनिमल्स के लिए जो कि पेट्स नहीं है उनके लिए विच यूज़ करेंगे। ये 2 मेन पॉइंट्स याद रखने वाले थे एक
ये वाला कॉमर्स वाला, और एक ये कुछ वर्ड्स हैं। टेस्ट इसका है कल। कल आपकी इंग्लिश लाइव पर इसका टेस्ट जो है वो अवेलेबल होगा, उससे आप करेंगे और शाम की क्लास में इंशाल्लाह हम उसको डिस्कस करेंगे। अब जो क्वांटिफायर्स की बात है उसमें मैं आपको फ़िलहाल एक एक्सप्रेशन सबसे पहले बता दूं जो कंफ्यूजिंग है आपके लिए। द नंबर ऑफ नंबर ऑफ, और जैसे वर्ड नंबर बता रहा है कि ये चीज़ जो है वो काउंटेबल है, अमाउंट कर दूंगा तो वो मेजरेबल हो जाएगी। हुज पोजेशन के लिए है कौसर, हुज बुक इज दिस, ठीक है। फैमिली, फैमिली को क्या करूं रेहान, पहले इसको समझ लो फिर करते हैं फैमिली का भी कुछ। नंबर की जगह पर वर्ड अगर इन केस इफ आई राइट अमाउंट, अब मैं ज़रा थोड़ा सा जल्दी बता रहा हूँ चीज़ें, एक दफ़ा वीडियो रिवाइज कर लेना। आरिफा रो मत। नन ऑफ के बाद जो भी वर्ब है वो सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकते हैं, हम हमेशा सिंगुलर को प्रेफर करते हैं क्योंकि ये फॉर्मल है। एनीवे अमाउंट भी तो हो सकती है, दी अमाउंट ऑफ, एन अमाउंट ऑफ, तो इसका मतलब ये है कि अमाउंट मेजरेबल के लिए है और नंबर काउंटेबल के लिए है। अब सवाल ये है द नंबर ऑफ के साथ कौन सा वर्ब आता है। द नंबर ऑफ के साथ हमेशा हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं, आ नंबर ऑफ के साथ प्लूरल करते हैं। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। हमने जॉब के लिए ऐड लगाया और कैंडिडेट्स का वेट कर रहे थे। अब जब एंट्री बंद कर दी गई तो कहा गया कि देखो कितने लोग आए हैं, तो देखने वाले ने कहा द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इज 20। बताओ क्या ठीक है। द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इज 20, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर 20। नन ऑफ के साथ बस सिंगुलर वर्ब यूज कर दो। इज, क्यों? आपका फोकस इस वक्त कैंडिडेट्स पे नहीं है, आपका फोकस है इस पर, द नंबर। नंबर बताओ कितने लोग हैं। अब आज क्लियर हो गया कि द नंबर ऑफ हमेशा सिंगुलर क्यों होता है, क्योंकि आपको जितनी भी एग्जांपल्स पढ़ाई जाती हैं उसके अंदर ये नंबर तो मेंशन ही नहीं किया जाता। जब नंबर कभी मेंशन होगा ही नहीं और एग्जांपल्स दिए चले जाएंगे तो हमेशा डाउट रहेगा ये द नंबर सिंगुलर क्यों होता है, आ क्यों प्लूरल होता है। तो अब क्लियर हो गया, द नंबर पे फोकस है, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इज 20। अब अगर आप सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट्स पे फोकस कर रहे हो कि जी बहुत ज़्यादा बंदे आ गए हैं, तो आप उसे फिर कर दें काउंट ही नहीं हो रहे, क्योंकि हम स्पेसिफिक नंबर ही नहीं बता पाएंगे। दैट्स वाई हम कहेंगे अ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर वेटिंग। अब आर क्यों आया, क्योंकि जनाब हम नंबर पे फोकस ही नहीं कर पा रहे, तो हम यही कहेंगे कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं। अ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर वेटिंग, द नंबर मीन्स हमें मालूम है वो कितने हैं, ठीक है। तो कुछ क्वांटिफायर्स जो हैं वो लाइक लिटिल है, फ्यू है, सम है, अलॉट है, इनको थोड़ा सा आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से कीजिएगा टेस्ट में। बाकी इंशाल्लाह अगर कोई छोटी मोटी चीज़ रह गई है तो वो मैं आपको टेस्ट की डिस्कशन में क्लियर करवा दूंगा। मेरी तरफ से लेक्चर जो है वो ख़त्म हो गया। अगले 1-2 मिनट में प्लीज़ कोई क्वेश्चन है तो कर लो, उसके बाद अल्लाह हाफिज़। कल इंशाल्लाह हम अपने लेक्चर में टेस्ट की डिस्कशन करेंगे। नहीं, व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है। व्हाट के बारे में बताऊंगा आपको प्रोनाउन में। फ्यू काउंटेबल के लिए आता है, फ्यू बुक्स, लिटिल वाटर, तो ये क्वांटिफायर्स हैं। जैसे नंबर और अमाउंट था। स्पीशीज, वर्ड होता ही स्पीशीज है, लिखने में ही स्पीशीज है। सनान स्पीशी नहीं होता, वो स्पोकन में चलता ना स्पीशी। यस, टेस्ट आपका इंग्लिश लाइव का जो उसमें एक बना हुआ है सेपरेट, उसी में होगा। जैसे आपके बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री के होते हैं ना, इंग्लिश का भी कुछ बनाया होगा उन्होंने, इंग्लिश लाइव उसी पर होगा और उसकी डिस्कशन क्या होगी। नहीं, डिस्कशन लाइव होगी, टेस्ट की डिस्कशन लाइव होगी। कोई नहीं, रिकॉर्डिंग ज़्यादा देख लेंगे। अब हम इसको एंड करते हैं, ठीक है। तो बाकी जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे इंशाल्लाह उनको हम कल देख लेंगे। टेस्ट एग्रीमेंट का होगा,
ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।